नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम फिर से आपके सामने 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपकी मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी घनाभ का जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, लंबाई 8, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10। अब इसका आपको घनाभ का आयतन बताना है। नीचे कमेंट में बताइए कि इन तीनों की वैल्यू के अनुसार घनाभ का आयतन कितना आएगा। अगर आपको आयतन का सूत्र आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे और नीचे कमेंट में उत्तर बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर के क्वेश्चन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है। 16:8 समानुपात 8 अनुपात x। x का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। जब समानुपात में क्वेश्चन दिए हों, कोई वैल्यू x हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो 16 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 8। ठीक है, 8 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 16 चौको 64, 4 आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एक्स की पावर -6 इंटू एक्स की पावर -7। यहाँ पर बेस वैल्यू समान है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये जो घात होंगी ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो x -6 -7, तो इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आया, x का पावर में -13। ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। तो जैसे भाग देते हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे। x + 3 एक तरफ लिख देंगे और यहाँ पर भाज्य क्या है, x² + 8x + 17। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x + 3 से इसमें भाग देना है। तो x + 3 से भाग देने के लिए यहाँ पर +3 को अभी थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दो। यहाँ पर x है, x और यहाँ पर क्या है, x²। तो x में कितने का गुणा कर दें, x² आ जाए। तो x में हम x का ही गुणा कर दें तो x² आ जाएगा। ये होता है ना, x में हम x का गुणा कर दें तो x² हमें मिल जाएगा। वही हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का जब x में गुणा किया गया तो x² आया, x का जब 3 में गुणा किया गया तो 3x आया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, चिन्ह बदल दो, ये कट जाएगा। 8x में 3x घटेगा तो आएगा 5x। अगला नंबर उतार लो 17। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x + 3, तो यहाँ पर x है। x में कितना गुणा कर दें कि 5 आ जाए, x में कितना गुणा कर दें कि 5x आ जाए, तो ये 5 का गुणा कर दें। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं +5। ठीक, अब 5 का गुणा इसमें किया 5x + 3, तो 5 3 जा 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5x कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल चुके हैं नीचे, और 17 में 15 गया, बचेगा 2। तो यहाँ पर जो आपका 2 आया है वो आया है शेष फल। ठीक, और ये जो x + 5 आया है ये आपका आया है भागफल। ठीक, इसको आप नीचे लिखेंगे, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इसका भाग दीजिए। तो भाग में शेषफल 2 निकल के आया, भागफल x + 5 निकल के आया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4/x² - y² 9। इसका गुणनखंड करना है, या सीधे कहते हैं कि इसको कैसे इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 है तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 2/x ये पूरा फुल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 9 किसका होता है, 3 का, तो y/3 का होल स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ पर देखो a² - b² जैसा कुछ दिख रहा है, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। a² - b² क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो वही यहाँ करेंगे, 2/x + y/3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2/x - y/3 एक ब्रैकेट में। तो ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने वही फार्मूला लगाया, a² - b² वाला। इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b।
तो इस तरह इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 3 लाइनों का क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 10, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है नहीं है, 1 मान लेंगे। यहाँ पर है 10, 10 एक कम 10 होता है। तो 3x को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है, ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो कैसे होगा, देखो 5 और 2 को हम ले लेते हैं, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। जब हम 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3x को हम 5 और 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं, 5x माइनस 2x। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x ही कॉमन मिल सकता है। तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया, बचेगा x। 5x में x कॉमन लिया तो बचेगा 5। अब यही x प्लस 5 उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर है माइनस 2x और यहाँ पर है x, तो यहाँ से हम अगर x ले लें तो बचेगा माइनस का 2। एक ब्रैकेट में लिख लो जो कॉमन मिल रहा है x प्लस 5, जो दोनों में है कॉमन x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। ये इसका गुणनखंड निकल के सामने आ गया। तो इस तरह बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 आए। देखो 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें, मान चलते हैं x संख्या से हमने गुणा कर दिया और हमें चाहिए कितना, 42। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहा है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें। मान लो वो संख्या है x हमने वो संख्या मान ली। अब वो ये किसके बराबर है, 42 के, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है, 42। तो x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लो, 5 9 45, 45 और 4 49, 49/5 x इक्वल टू 42। अब ये 49/5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है x के साथ वो डिवाइड में चला जाएगा। इसको सॉल्व करो, 7 7 49, 7 6 42, यानी 30/7 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/7। तो 9 सही 4/5 में 30/7 से अगर गुणा कर दें तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 2500 रुपये प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से इस पर सीमेंट बिछाने का व्यय ज्ञात करो। अब उस रास्ते पर अगर सीमेंट बिछाना है, उसका व्यय ज्ञात करना है, तो हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो रास्ते का क्षेत्रफल और दूसरा व्यय। तो व्यय हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता हो। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक तरीके से पहले हम इसका डायग्राम आपको बना के दिखा दें ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। मान लो ये 100 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार पार्क है। ठीक, वर्गाकार है तो सारी भुजाएं 100 होंगी। अब इसी के अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। मान के चलो ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ये वाला एरिया, ठीक, जितना मैंने रंग दिया है ये है आपका रास्ता। और ये कितना चौड़ा है, 5 मीटर। यानी अगर हम कहें कि ये जो इसकी ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ठीक है, ये कितनी है, 5, यानी 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, ये है टोटल 100, ठीक, और ये रास्ता बना हुआ है। अब इस रास्ते को छोड़कर पार्क का कुछ एरिया बचा है, ये वाला एरिया, ये पार्क का एरिया है, ठीक, ये आपका रास्ता है चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें कि सबसे पहले तो हम पूरे रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें कुल, ठीक। उसके बाद रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि इनको निकालना आसान है। तो क्या करेंगे, इसके बाद जो पूरा रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल है उसमें पार्क का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर जो बचा है पार्क का, वो क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम
रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर भुजा लेंगे हम 100। लेकिन जब हम रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर छूटेगा, 5 इधर छूटेगा, 5 इधर छूटेगा, 5 इधर छूटेगा। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं, अगर केवल एक तरफ की बात करें तो 5 इधर छूट रहा है, 5 इधर छूट रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो 5 इधर छूटा, 5 इधर छूटा, कुल मिलाकर कितना छूट गया? 10 छूट गया। तो जो अंदर वाला एरिया है, बिना रास्ते का जो पार्क का एरिया है, वहाँ पर 5 इधर छूटा, 5 इधर छूटा, कुल मिलाकर 10 छूट गया। तो ये जो अंदर वाला पार्क का लंबाई होगी, ये होगी 100 माइनस 10 बराबर 90 मीटर। ठीक, और रास्ते सहित पार्क का जो लंबाई है या भुजा है कह सकते हैं, वो है 100 मीटर। रास्ते को छोड़ दें तो जो पार्क बचा है उसकी भुजा कितनी है? 90 मीटर। तो ये चीज़ आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, तो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना था? 100 भुजा थी, तो क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो 100 गुणे 100 ये कितना आ जाएगा? 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो क्या है, आगे क्या होगा। अब ये तो हो गया रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। अब बिना रास्ते के पार्क का क्षेत्रफल, वो जो अंदर वाला एरिया था, वो था 5 उधर छूटा, 5 दूसरी साइड छूटा, तो कुल मिलाकर 10 छूट गए। तो 100 में 10 घट गए तो 90 बचेगा। तो 90 गुणे 90, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तो 90 गुणे 90 ये आपका आ जाएगा 9 9 81, 8100 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? ये कुल है और ये रास्ते को छोड़कर है, तो इसमें से इसको घटा दो। 10,000 माइनस 8100 कितना आ जाएगा? 1900 वर्ग मीटर। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। यही आपका एक तरीके से पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि 2500 रुपये प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से हमें सीमेंट बिछाना है, व्यय ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 2500 रुपये प्रति 10 मीटर वर्ग मीटर बता रहा है। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, हमें चाहिए कम से कम प्रति वर्ग मीटर मिले। यहाँ पर प्रति 10 वर्ग मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम प्रति वर्ग मीटर का खर्चा निकाल लें। प्रति वर्ग मीटर की दर कैसे निकलेगी? 2500 है 10 का, तो 1 का निकालने के लिए 1 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 250 बचेगा। 1 वर्ग मीटर की दर कितनी आ गई? 250। तो अब सीमेंट बिछाने का व्यय कितना होगा? सीमेंट बिछाने का व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर दर। तो क्षेत्रफल कितना है? 1900 और आपका प्रति वर्ग मीटर है 250। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 4,75,000। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 4,75,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल 1900 निकल के आ रहा है और प्रति वर्ग मीटर दर कितनी है? 250 है। ठीक है, तो व्यय कितना होगा? क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर दर, इसको निकाल लिया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटाकर रखे गए हैं। सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखो, एक जो घन होता है, इसको डायग्राम बनाते हैं। देखो, ठीक है, और ये आपका एक घन हो गया। ठीक है, अब दूसरा घन आया और इसी में हमने सटा के रख दिया। तो जब इसी में सटा कर रखेंगे तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दो। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से निकल के आ गया। तो ये 2 घन आपस में सटाकर रख दिए गए, तो ये क्या बन गया? ये एक घनाभ बन गया। ठीक है,
अब यहाँ पर बोल रहे हैं घना जो भुजा थी घन की वो 12 सेंटीमीटर थी। तो अब यहाँ पर ये देखो ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, तो इनकी जो लंबाई कितनी आ गई, वो आ गई 12 12 24। लेकिन जो इसकी ऊंचाई होगी, यानी ऊंचाई और चौड़ाई, ये रही इसकी चौड़ाई और ये रही इसकी ऊंचाई, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो भी 12 ही रहेगी, ठीक, चौड़ाई 12 रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ गई क्योंकि दोनों आपस में सटा के रख दिए गए हैं, तो ये 12 और ये 12, तो घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 24, क्योंकि दो घन को मिलाकर आपस में सटा दिया गया, तो जब दो घन को आपस में हटा देंगे तो वो घनाभ बन जाएगा। इनकी चौड़ाई ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का क्या होगा, 2LB, LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस BH यानी चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, और HL मतलब हाइट और लेंथ यानी ऊंचाई और लंबाई, इनका गुणन। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सबकी वैल्यूज रख दो। 2L कितना है यानी लंबाई 24, गुणे B कितना है 12, प्लस B कितना है 12, H कितना है 12, प्लस H कितना है 12, और L कितना है 24। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो 24 और 12 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 288, 12 गुणे 12 हो जाएगा 144, 12 गुणे 12 144, सॉरी ये 12 गुणे 24 होगा, 12 गुणे 24 है ना यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 288। अब इन सभी को सॉल्व कर लो, 288 144 288 इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 720, 8 4 12 8 20, 2 8 2 10, 4 14, 14 और 8 22, 2 4 5 2 7, ठीक 720। 720 का जब 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1440, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक 1440 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। जब भी दो घनों को आपस में सटा के रखा जाए तो लंबाई डबल हो जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगुनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक, और बोल रहे हैं जो ऊंचाई है वो आधार की दुगुनी है। ऊंचाई आधार की दुगुनी है, तो आधार है 5, तो 5 का दुगुना करो 10। इसको सॉल्व करेंगे 2 पंचे 10, 5 25, तो ये आपका आ गया 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ में ना आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का माप क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल भाषा घुमा देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे होगा, किसी वृत्त, मान लो ये वृत्त है आपका, ठीक है, और इस पर कोई बिंदु वृत्त के व्यास द्वारा, मान के चलो ये आपका सेंटर है और ये हो गया है व्यास। अब बोल रहे हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण, ये बिंदु पर बन गया कोण, व्यास से किसी बिंदु पर कोण बना है तो वो कितने का होगा। अब ये बनना अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का। सीधा सा क्वेश्चन है, बस केवल भाषा घुमा दी गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए आखिर उसमें लिखा क्या है और उसी के हिसाब से उत्तर दीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं, और मेरा यही टारगेट है। पिछले काफ़ी टाइम से मैं DLED को पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी बच्चों के 25 में 25 नंबर आए हैं वीडियो देख देख कर ही, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।